Assalamu alaikum, dear students. Today's our learning topic is ionization of atoms by a radioactive source. रेडियोएक्टिव सोर्स को यूज़ करते हुए हम कैसे एक एटम को आयनाइज करवा सकते हैं। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास मेन जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए आयनाइजेशन का, कि आयनाइजेशन होती ही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटम को चेंज करते हैं आयंस के अंदर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एक सिंपल एटम है उसको हम चेंज कर देते हैं आयंस के अंदर। अब जो आयंस है हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। मींस कि कोई भी सिंपल एटम जो है वो चेंज हो सकता है कैटायंस के अंदर और एनायंस के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एटम इनटू इट्स आयंस। अब हम किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करते हुए चेंज कर रहे हैं एक एटम को उसके रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर। अब रेडियो एक्टिव सोर्स का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो डिके होते हैं, या रेडियो एक्टिव डिके जो है उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास रेडिएशंस रिलीज होती हैं। रेडिएशंस एक तरह की क्या होती हैं? हीट हो सकती है या एक एनर्जी है जो कि हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेडियो एक्टिव डिके के रिजल्ट में जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हीं रेडिएशंस को हम यूज़ करते हुए एक एटम को चेंज कर रहे हैं उसके आयंस के अंदर। अब मेन प्रोसेस जो इसमें हो रहा है वो बस आयनाइजेशन का ही हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करते हुए, मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको यूज़ करते हुए एक एटम को उसके आयंस के अंदर जब चेंज करेंगे तो हमेशा इसके रिजल्ट में सिर्फ कैटाइन ही बनेगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में सिर्फ कैटाइन बनेगा, ना कि एनाइन। तो ये एनाइन नहीं बनेगा इस केस में। अब इसमें देख लेते हैं होता क्या होता है। तो रेडिएशंस बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेडिएशंस प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये वाली रेडिएशंस इमिटेड मतलब निकलती हैं फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स से, किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो सकता है या फिर हम जो कोई डीके करवा रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं उसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? एटम को आयनाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडिएशंस इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। अब रेडियम यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 226, कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करता है कि एक एटम के अंदर से या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकता है फ्रॉम द एटम। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो उसके प्रोसेस में हमेशा हमारे पास क्या चीज बनेगा? कैटाइन। एनाइंस सब बनती हैं जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो एनाइंस बनते हैं, और जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास केटाइंस बनते हैं। तो अब क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वो रेडिएशंस हम यूज करते हैं, तो जैसे ही वो रेडिएशंस यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हमेशा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केटाइंस ही बनेंगे। However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electrons from the orbit of an atom. और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकें। अब इस प्रोसेस में होता है कि सपोज हमारे पास एक एटम है और उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें जैसे पता है कि उसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स हमने यहाँ पे दिया, कोई भी सोर्स है, और उसने क्या रिलीज किए हैं? रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस जाके टकराती हैं इस एटम के साथ। अब इस एटम के साथ ऐसे बाउंस कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो अब जैसे ही इनके सामने कोई इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन, ये वाली रेडिएशन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराती है, तो जैसे ये इसके साथ टकराएगी तो ये इसको इतनी जोर से पुश करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल आता है। मतलब ये वाला एटम जो है वो चेंज हो जाता है, न्यूक्लियस जो तो उसका एज इट ही रहेगा ना, उसके अंदर से अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
इसके अंदर से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का, और ये चेंज हो जाता है कैटायंस के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर सिंपल यही हो रहा होता है हमारे पास कि कोई भी रेडिएशन जो कि किसी भी रेडिएटिव सोर्स से रिलीज होती हैं, वो रेडिएशन जैसे ही किसी एटम के साथ बॉन्ड्स करती हैं, टकराती हैं, तो उस एटम के अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो जितने के साथ टकराएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वहां से रिमूव हो जाते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाते हैं तो वो आइटम चेंज हो जाता है इनटू केटाइंस के अंदर, और वो यूनिक केटाइंस भी हो सकता है, डाई केटाइंस भी हो सकता है, ट्राई केटाइंस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इट मीन्स इट कन्वर्टेड इनटू अ यूनिकेटाइंस या मोनोकेटाइंस, और अगर वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइकेटाइंस। इन द सेम वे इफ इट रिलीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स देन इट कन्वर्टेड इनटू ट्राई केटाइंस। सो ये हमारे पास सिंपल सा इसके पीछे की केमिस्ट्री थी कि इसमें इस प्रोसेस में आखिर ऐसा हो क्या रहा होता है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम इसी में यही प्रोसेस को देख रहे हैं कि हाउ एन एटम इज आयनाइज्ड बाय रेडियोएक्टिव सोर्स, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, क्या केमिस्ट्री पीछे की हो रही होती है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकलता है, बिकॉज एन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो रेडिएशन जो कि किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स से रिलीज हो रही है उसको हमने किसका नेम दे दी, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो आयोनाइज कर रही है एक एटम को, कोलाइड करती हैं विद एन एटम एंड फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द एटम, और वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जाके कोलाइड करती हैं और उस एटम को, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको फोर्स करती हैं, उनको मजबूर करती हैं कि वो उस एटम को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द एटम। इफ एन एटम, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे सोडियम का एटम ले रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोडियम हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। और अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके सोडियम का न्यूक्लियस, एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। इसके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होता है। पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे के अंदर 8, और जबकि जो हमारे पास वैलेंस शेल है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ही उसके साथ रेडियो एक्टिव सोर्स से रिलीज होने वाली आयनाइजिंग रेडिएशंस आकर इससे टकराती हैं तो ये इसको यहाँ से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। इफ एन एटम ऑफ अ सोडियम इज हिट बाय एन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे ही किसी आयनाइजिंग रेडिएशन से टकराती हैं, इट में लॉस एन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो हमारे पास ये सोडियम का एटम है वो चेंज हो जाता है केटाइन के अंदर, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर। और इसी ही प्रोसेस को उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया कि ये हमारे पास एक सोडियम का सिंपल सा एटम है और ये एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी है, आयनाइजिंग रेडिएशंस है। ये आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे ही इस सोडियम एटम के साथ टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो ये चेंज कर देती हैं सोडियम को उसके कैटाइन के अंदर, और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास आज का प्रोसेस था जिसे हमने देखा कि हम कैसे एक रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज करते हुए एटम को आयनाइज करवा सकते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।